नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण यानी कि 1 जून आज वोटिंग की जा रही है। बता दें कि 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सभी 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 9 बजे तक करीब 11.31% वोटिंग हो चुकी है। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी दफा चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की करीब 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 8 और झारखंड की 3 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। आज ही ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर वोटिंग की जा रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि आज ही मतदान की प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। शाम को 6 बजे जब वोटिंग संपन्न हो गई तो 7वां चरण भी संपन्न हो जाएंगे और मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो जाएगी। बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू हुई मैराथन मतदान की प्रक्रिया का समापन आज हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 6 चरणों में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 486 लोकसभा सीटों पर पिछले 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर सियासी जंग है उनके भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 11 जिलों की 13 सीटों पर मतदान जारी है। जिन संसदीय सीटों पर मतदान है उनमें महाराजगंज है, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव ये सीट एससी के लिए रिजर्व है। घोसी और रॉबर्ट्सगंज ये भी एससी के लिए रिजर्व सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के अजय राय उनसे मुकाबले में है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, महाराजगंज से पंकज चौधरी, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया और दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी भी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो तमाम सीट थी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मैंने जिक्र किया। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रवि मिश्रा चंदौली से हमारे साथ में जुड़े हैं। क्या कुछ वहाँ का सियासी समीकरण है, क्या कुछ वोटिंग हो रही है, वहाँ की पूरी अपडेट देंगे। इसके अलावा मनोज सिंह राणा सोनभद्र से हमारे साथ में जुड़े हैं, वो भी हमको बताएंगे कि सोनभद्र में इस बार क्या वोटिंग का परसेंट रहा है और क्या कुछ वहाँ के सियासी समीकरण है। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, वहाँ पर क्या कुछ इस बार वोटिंग देखने को मिल रही है, क्या परिणाम बदले हैं, अभी तक कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मनोज सिंह राणा के पास में चलूंगा। मनोज जी, क्या अभी वहाँ कितने फीसदी मतदान हो चुका है, क्या है वहाँ के समीकरण, बताइए। अभी तो यहाँ दुद्धी विधानसभा पूरे सोनभद्र में गर्मी को देखते हुए यहाँ मतदान की संख्या बहुत कम से कम हो रही है, क्योंकि सवेरे के समय में यहाँ मतदान की संख्या बड़ी थी। यहाँ व्यवस्थाएं सही से ना होने के कारण देखिए महिलाएं सब धूप में तप के खड़ी है और यहाँ कई जगह छोटी मोटी बातें उठी है। कहीं कोई मशीन की खराब की बात की, कोई कहा कि यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ टैंक नहीं लगाया गया है, कई आरोप लग रहे हैं यहाँ। लेकिन जो हम कहते हैं कि चुनाव आयोग तमाम प्रकार की वहाँ पर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर टेंट या पानी की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है? अभी हम कुछ ही देर पहले यहाँ दुधी विधानसभा में हम आए थे, जहाँ महिलाएं धूप में खड़ी है और तड़पते हुए धूप में वो वोट डालने आई। कहीं है कि हम लोग सुबह 6 बजे से खड़े हैं, लेकिन 7 बजे बाद यहाँ पे वोटिंग चालू हुआ है वोटिंग का। और ये महिलाएं धूप में तपते तपते ये वोट दे। देखिए हमारे बगल में बच्ची भी खड़ी है, यहाँ 2 घंटे से लगभग खड़ी है यहाँ। और ये अभी यहाँ संख्या कम हो चुकी है। ये देखिए यहाँ सब महिलाएं हैं, परेशान है, ये है सर। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है। कहीं न कहीं उनके मन में उत्साह है। ज्ञानेश वर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग परसेंट अब कितना बढ़ेगा? फिलहाल 11 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास में आया है, 9 बजे तक का, वहाँ पर 11.31% मतदान हो चुका है। अगर हम वाराणसी सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार से वोटिंग की जा रही है और जो मतदाता है उनके मन में क्या है, किसको इस बार चुनेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है,
क्या है मतदाताओं के मन में? देखिए मनीष जी, ये उत्तर प्रदेश में 7वां चरण है, जो आखिरी चरण है। वो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वाराणसी के संसदीय सीट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन कहीं न कहीं वो बड़ा पद है और वो जो लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो 7वें चरण में इसको देखते हुए काफ़ी रोचक ये चुनाव हो रहा है। और हुँ, इसमें जो एक दूसरी कबड़ में दूसरा पक्ष भी रखना चाहूँगा कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिलेगी। वहीं बता दूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं बनारस में, कि मतदान में बनारस में हम मतदान अपना प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जमीनी काम है वो काम नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है मनीष जी कि एक तरफ संसदीय सीट भारत के प्रधानमंत्री की और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो अगर वोट नहीं कर रही है, तो ये बड़ा कारण है। जबकि बता दूं कि चुनावी रैलियां लगातार प्रधानमंत्री करते रहते हैं बनारस में, और उसके बाद भी अगर एक भी व्यक्ति या कई गांव अगर वोट नहीं डालते हैं, तो कहीं न कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ये भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, कि आखिर क्या कारण रही, क्या कमी रही कि वो वोटिंग नहीं हो रही है। और हुँ, कहीं न कहीं अधिकारियों की भी ज़िम्मेदारी है कि पूरे 5 सालों में अगर उस गाँव में वो दौरा नहीं किए हैं, और जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको दूर करने का कारण अगर नई शासन प्रशासन ने दूर किया है, और 7वें चरण में अगर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पे भी कहीं न कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं मैं मनीष जी बात करूँगा कि 7वें चरण का जो मतदान प्रतिशत है, देखिए 11:10 हो रहा है, और अगर हम 9 बजे की बात करें तो ओ ओ ओ ओवरऑल लगभग 12.94% वोटिंग हुई है। हुँ, और अब कहीं न कहीं 14 परसेंट वोटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। बता दूं हुँ, कि महाराजगंज में 9 बजे तक 14.52% मतदान हुआ है, और गाजीपुर में 9 बजे तक 13.18% मतदान प्रयोग हुआ है। वहीं घोसी में 9 बजे तक 13.46 से, इस तरीके से अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां भी 12.91% मतदान का वोटिंग हुई है। मनीष बिल्कुल। जी, बड़ा प्रश्न है कि देखिए निर्वाचन विभाग लगातार कह रहा है कि मैं जो है वोटिंग, आपको बता दूं कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था 19 में, वहां हुँ, कहीं न कहीं उसको अगर देखें तो जो 7 चरण हुए उसमें कहीं न कहीं 6 चरणों में अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो है 19 से कम रहा है। हुँ, और अभी 7वां चरण है, इसमें भी देखने वाली बात होगी, क्या जो निर्वाचन विभाग है वो जो मतदाता है उनका रुझान बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, कि 19 से भी कम वोटिंग जाएगी। हुँ। तो ये बड़ा प्रश्न है, देखने वाली बिल्कुल, बात होगी ठीक कि है शाम लेकिन को ज्ञानेश 6 जी बजे तक। बिल्कुल, ज्ञानेश जी लेकिन ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सीट भी इस बार चुनावी मैदान में है 7वें और अंतिम चरण में, तो कहीं न कहीं वहाँ पर वोटिंग परसेंट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन वहाँ भी जिस प्रकार से आप वोटिंग परसेंट अभी तक का बता रहे हैं, वो औसत ही है। अन्य लोकसभा सीटों के मुकाबले औसत ही वहाँ पर वोटिंग हो रही है, ना ज़्यादा मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? जी, बहुत सी जगहें पे जहाँ मतदाता वोट नहीं डाल रहा है, तो इसका बड़ा कारण ये है कि भारत के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट अगर वाराणसी है, और वहाँ के लोग ही नहीं अगर वोटिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और वहाँ से कहीं दूसरी न चीज़ कहीं ये एक है कि संदेश भी जा रहा है। जी, बिल्कुल, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और अगर वहाँ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये अगर कोई दूसरी सीट होती वहाँ पे व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। लेकिन हुँ, अगर भारत के प्रधानमंत्री और तीसरी बार जो पीएम बनने जा रहे हैं, लोग हुँ, कह रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। हालाँकि जो इंडिया गठबंधन है वो कह रही है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। ये शाम को 4 जून को शाम को सब साफ हो जाएगा कि देखिए इस बार जनता ने किसी और को मौका दिया। हुँ। तो ये जो प्रधानमंत्री की सीट है, ये देखिए अगर यहाँ पे वोटिंग परसेंट तेज भी नहीं बढ़ता है, तो इस पर भी कहीं न कहीं जो शासन के अधिकारी हैं, जो वहाँ के विधायक, मंत्री हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हुँ, अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम ठीक के है, अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है, बिल्कुल। तो क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। रवि बिस्मिला हमारे साथ में जुड़ गए हैं, चंदौली से हैं संवाददाता। रवि, इस बार चंदौली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितनी प्रतिशत अभी तक वोटिंग वहाँ पर हो चुकी है? क्या अपडेट है? रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रवि मिश्रा से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम कोशिश करते की रहेंगे बात कि कर रहे थे, रवि को हम जोड़ें। आपकी आवाज हमारे यहाँ नहीं। बिल्कुल, रवि मिश्रा जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे?
लगता है रवि मिश्रा से संपर्क नहीं बन पा रहा है। मनोज सिंह राणा, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि वहाँ पर महिलाएं धूप में खड़ी है, 2 घंटे से लाइन में लगी है, लेकिन वोटिंग की जो गति है वो बिल्कुल धीमी है। क्या वहाँ पर जो ईवीएम मशीन है या वहाँ पर कोई और व्यवस्था नहीं है, ईवीएम मशीन धीमे चल रही है क्या? नहीं सर, यहाँ सवेरे जब महिलाएं पुरुष की काफी मात्रा में भीड़ लगी थी, हाँ। और जब देखे कि यहाँ बोर्डिंग में लेट है, 7 बजे से होने हैं, तो आधे से ज्यादा लोग चले भी गए। और यहाँ अव्यवस्था के कारण से, धूप में खड़ा होने के कारण से कई महिलाएं यहाँ से जा चुकी हैं, और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक आध महिलाएं यहाँ गिर भी गई है पानी के धूप को देखते हुए। और कई आरोप लग रहे हैं यहाँ कि शासन प्रशासन द्वारा ठीक से व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहूंगा मनोज जी कि आप मतदाताओं से ही बात करें, उनको किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है और वो क्या चाहते हैं, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये पूछिएगा उनसे कि वो कितने बजे से लाइन में लगे हैं और व्यवस्था कैसी है, क्या इन व्यवस्थाओं से वो खुश हैं? आप कितने बजे से लगी हैं? कितने बजे से हैं? ये देखिए 9 बजे से लगी हैं, 9 बजे से लगी हुई हैं। अभी तक नंबर यहाँ क्या व्यवस्था, किस उसे क्या आप वोट डालने आई हैं आज? ये मुद्दे को लेके बात करें, विकास के मुद्दों को लेके बात कर रही हैं, और कई मुद्दे हैं यहाँ। आप कब से आई हैं? 1 घंटे से आए। आज वोटिंग पड़ा, किस मुद्दे पर पड़ा है, किस मुद्दे को लेके आप आई हैं? यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ देखिए महिला का आरोप है कि कुछ व्यवस्था है, कुछ नहीं है, और ये इतने धूप में बस परेशान है कि कुछ बोलने से भी पीछे हट रही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या वहाँ पर जिला प्रशासन जैसा कि दावा करता रहा है कि हम मतदाताओं की सुविधाओं के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि वहाँ पर टेंट की व्यवस्था की जाती और भी कई प्रकार की सुविधा दी जाती, ताकि मतदाता नाराज ना होते? कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में नाराजगी सिर्फ वोटिंग को लेकर नहीं है, बल्कि व्यवस्थाओं को लेकर भी हम देख रहे हैं। व्यवस्था को लेकर भी नाराज है। काफी उत्साह था महिलाओं में कि सवेरे हमको वोट देना है, और ये कई दूर से आई हुई है, पैदल आई है, और ये आने के बाद इन्हें धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। बिल्कुल, कुछ यूथ मतदाता भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवा मतदाता। मैं चाहूंगा उनसे भी आप बात करें, उनसे भी ये पूछें कि अंतिम चरण में आप जिन अभी वोटिंग कर रहे हैं, ये दूसरी बात डाल रही है, क्या मिलते हैं आपके? इनके मुद्दे है कि हमको जिताना है, और अब ये खुद नहीं समझ पा रही कि क्या मुद्दे में हम बात करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि उनके मन में क्या है और किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुशीनगर से हमारे साथ में प्रभंस विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रभंस, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस बार कुशीनगर की हवा किस ओर चल रही है, वहाँ पर अभी तक कितने % वोटिंग हो गई है, मतदाताओं के मन में क्या है इस बार? कुशीनगर लोकसभा की विधानसभा 5 है, जिसमें लगभग 15.30% मतदान हो चुके हैं। इस बार मतदाताओं के अंदर अलग ही चेहरा खोजता नजर आ रहा है। अब विकास को लेकर इस बार मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और सुबह 7:30 बजे से ही लंबी लाइनें देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, विजय कुमार दुबे को बीजेपी ने दोबारा मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप का टिकट दिया है, एनपी कुशवाहा का टिकट काट दिया है यहाँ से। तो क्या इस बदलाव से कोई पार्टी में या वोटिंग % में कुछ बदलाव होगा? मतदाता तो इस बार एकदम मूड बना लिए हैं कि विकास करने वाले को ही देंगे। टिकट कटे न कटे, कोई शामिल हो पार्टी में न हो, मतदाताओं के अंदर यह नहीं है, विकास करने वाले को ही वोट देंगे इस बार। तो क्या लगता है कि इस बार विकास का मुद्दा ही काम करेगा वहां पर? जी, विकास का मुद्दा ही काम करेगा। बिल्कुल, देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें 2019 की, तो वहां पर करीब 61% वोटिंग हुई थी। तो क्या इस बार वोटिंग % बदलेगी? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मतदाता वहां पर विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि वोटिंग % बढ़ना चाहिए। इस बार 70+ जाएगा। बिल्कुल, 70+ जाने की संभावना है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखिए
जो सीटों का किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने कुंवर रतनजीत को वहां पर मैदान में उतारा था 2019 में, लेकिन इस बार उतारा है शुभ नारायण चौहान को। उन्होंने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है और सपा ने भी उम्मीदवार बदल दिया है। इस बार यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई नहीं, दुकोड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है। गठबंधन बनाम बीजेपी, बीएसपी का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बीएसपी का कोई खास असर नहीं है, ठीक है। रवि मिश्रा, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। रवि मिश्रा, इस बार चंदौली में क्या कुछ वोटिंग का परसेंट है? अभी तक कितने प्रतिशत वहां पर वोटिंग हो चुकी है और इस बार के जो वोटर है किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी तक 9 बजे का परसेंट हम आपको बता दें कि 14.88% वोट पड़ चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चालू है और आपको बता दें 1541 मतदान बूथ केंद्र बनाए गए हैं जहाँ सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है। लोग काफी संख्या में पहुंचकर वोट दे रहे हैं और वोट में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और चंदौली जो सीट है बिल्कुल दिलचस्प सीट है, क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी मैदान मारती रही है और हमेशा उन्हीं का कब्जा रहा है। अगर साल 1991 की बात करें, 96 की बात करें या 99 की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो लगातार यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार क्या लगता है कि जो मौर्य वोटर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है उनका नाम सत्येंद्र मौर्य है और ये जो चंदौली सीट है मौर्य बहुल सीट है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। चंदौली में त्रिकोणीय लड़ाई है। आपको बता दें कि 2 बार से कैबिनेट मंत्री सांसद रहे चंदौली से डॉक्टर महेंद्र पांडे। इस बार बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से बसपा से सत्येंद्र कुमार मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सपा ने भी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को टिकट देकर अपनी पूरी जोश आजमाई कर रही है। लेकिन देखना यह है कि जब 4 जून को नतीजे होंगे तभी पता चल पाएगा क्या है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणीय से की जा रही है। बिल्कुल, और पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 64% से भी अधिक वोटिंग हुई थी और इस बार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला है तो वोटिंग परसेंट भी शायद बढ़ेगी। क्या लगता है आपको कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगी? हालांकि 6 बजे तक पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी परसेंट वोटिंग हुई है, लेकिन क्या अंदाजा है अभी? बातचीत कर रहे हैं और अधिक वोट दिलाने की भी पहले से ही मतदान जागरूकता उन्होंने चलाया। अभी तक 9 बजे तक की बात करें तो 14 थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन अभी 9 बजे तक की बात करें, 9 बजे तक आंकड़ा जो आया है हमारे पास 14.88% वोट चंदौली पड़ चुका है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी, जिस प्रकार से हमने तमाम सीटों का जिक्र किया, चंदौली की बात की, हमने कुशीनगर पर भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो वोटिंग है वो धीमी ही नजर आ रही है और जो वोटर है कहीं ना कहीं उनके मन में नाराजगी है। कहीं विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है तो कहीं किसी और मुद्दे पर हो रही है। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो निर्वाचन विभाग लगातार कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, तो उनके कहने से नहीं। सोचिए आप, जो टेम्परेचर है 45, 46, 47 पहुंच रहा है और सुविधाएं क्या है, जो बजट आता है वो आखिर में कहाँ जाता है। सोचिए आप, जो जो गरीब जनता है वो वोटिंग के लिए लाइन पे लगी हुई है और कोई 7 बजे से लगा है, कोई 9 बजे से लगा हुआ है और 11 बज रहा है, 11:15 बज रहा है और उसके बाद भी ना टेंट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कहीं छांव की व्यवस्था की गई है और सरकार लगातार कह रही कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो गरीब, आपके पास छाता है, आप छाता लेकर निकल जाएंगे, लेकिन बाकी जो जनता पास है, जो गरीब जनता है, जिनकी जो आटा, राशन, गेहूं आपसे लेती है, उसके पास तो नहीं है ना, तो उसकी व्यवस्थाएं कौन करेगा? बता दूं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप अरोड़ा लगातार होल्डिंग तो लगा रहे हैं कि भाई आप वोटिंग डालिए और खुद लोग एसी के कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बता दूं मनीष जी कि इतनी चरम गर्मी है और लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अब सोचिए इस टेम्परेचर में एक जो गरीब जनता है, जो युवक है, वो वोटिंग कर रहा है। लेकिन अब ये इसी में पता चल जाएगा कि आपको सुबह 7 बजे से 6 बजे तक व्यवस्थाएं क्या रही। अब पानी पीने की अगर प्यास लग जाती है तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? या तो घर से लेकर आए और धूप में इस टेम्परेचर में वो लाइन में लगा हुआ है, कहिए तो बेहोश होके वहीं गिर जाए। तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं ये कौन देगा? सरकार देगा ना। सरकार देने की काम करेगी ना, तो आखिर ये व्यवस्थाएं कहाँ चली गई हैं? और 6 चरण के बाद 7वां चरण है और मैं बता दूं कि जो बनारस है वहां पर भी कैमरे में आप देख सकते हैं कि वहां पर देखिए जो होटल लगा हुआ बिना किसी सुविधाओं के, धूप के
42 टेम्परेचर में लगा हुआ है और वो अपनी वोटिंग कर रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो वोटर आ रहा है, आखिर 2-3 घंटे लाइन में लगेगा तो उसको व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तभी तो जो जागरूक वोटर है वो कम से कम धूप नहीं लगेगी, बीमार नहीं पड़ेगा ताकि वो वोटिंग कर सके। लेकिन वो सिर्फ़ कह रहे हैं कि वोट डालिए, ज़्यादा डालिए और आप बीमार पड़िए फिर कौन दिखाएगा? सरकार में व्यवस्थाएँ नहीं है, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है मनीष जी? बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि अभी जहाँ पर वोटिंग हो रही है वो वोटिंग मतलब बूथ केंद्र पर ही खड़े हैं कि एक महिला चक्कर खाकर गिर गई हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी शाम तक कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग बीमार होके गिर जाएँगे वहीं पर और कितने लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जो निर्वाचन विभाग वोटिंग तो करा रहा है, लेकिन ये सुविधाएँ कौन देगा? इसके बिल्कुल लिए ठीक है। बजट भी करोड़ों पास होता है, एक डीएम को करोड़ों रुपए पास होता है कि जो पोलिंग व्यवस्थाओं में कहीं कोई असुविधा न हो और जो बजट चाहिए वो हम देंगे। आखिर बिल्कुल वो ठीक है। बजट देखिए कागज़ों में चल रहा है, लेकिन वो धरातल पर मनीष जी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि जिम्मेदार जिलाधिकारी हों, चाहे एसपी हों, चाहे कमिश्नर हों, उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और लेकिन हमने हालाँकि ये कुछ सतवा वीआईपी ही सीटों का देखा है ज्ञानेश जी कि कुछ वीआईपी ही ऐसी सीट रही है जहां पर व्यवस्था की गई है, जहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, लाल दरी बिछाई गई है, इसके अलावा पानी की सुविधा है और भी अन्य प्रकार की। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर जिन सीटों पर करना चाहिए तो मुझे लगता है कि सभी सीटों पर करना चाहिए, सिर्फ वीआईपी ही सीटों पर क्यों? अभी हम अगर वाराणसी का जिक्र करें तो आप वहाँ के पोलिंग बूथ पर जाकर देखें तो वहाँ पर सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन अन्य सीटों पर नहीं मिलेगी। देखिए मनीष जी, जो वीआईपी है, अगर कोई मंत्री वोट डालता है, उसके लिए प्रोटोकॉल वो आया और एक लाइन में जाके वोट डाल के निकल गया। यहाँ जनता की बात है, जो जनता आम जनता है, जो लाइन में लगी हुई है, उसके लिए व्यवस्थाएँ होना चाहिए और वीआईपी के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे अगर आप व्यवस्था करते हैं, तो बाकी व्यक्ति नहीं है, बाकी इंसान नहीं है, बाकी कोई भी क्षेत्र हो, मिर्ज़ापुर है, आपका बनारस हो गया, अगर कहीं भी चुनाव चल रहा है, उस पे बात करें तो उन सब की व्यवस्थाएँ कौन करेगा? जो भी बूथ है, उन सबकी ज़िम्मेदारी बनती है निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की कि प्राथमिकता के साथ में इस टेम्परेचर में, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे बनारस हो, इनमें जो वोटर है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कहीं कोई बीमार ना हो और बिल्कुल। तभी जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सकता। अन्यथा ये सिर्फ़ जो ओरल बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा और मुझे तो उम्मीद है कि इस बार भी जो 19 में चुनाव हुआ था, उससे कहीं न कहीं जो 7 चरण हुए उसमें सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जाएगा। मनीष जी, ये आप शाम को 6 बजे देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, हमने 6 चरणों का देखा है, 6 चरणों में किस प्रकार से देखिए 1-2 ही चरण का अगर हम ज़िक्र करें तो करीब 69% गया है दूसरे या तीसरे चरण का। लेकिन उसके बाद में हमने पहले चरण में देखा, चौथे और 5वें चरण में 62, 63, 60% ऐसा ही मतदान हुआ है, ये क्रमशः मैं आपको बता रहा हूँ। और आज 7वें चरण में 6 बजे तक हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत मतदान होगा। मनोज सिंह राणा जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आप पोलिंग बूथ पर लगातार देख रहा हूँ कि भीड़ आ रही है काफ़ी संख्या में, टेंट की व्यवस्था की गई है, बाकी और क्या है वहाँ का रुझान, ये भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप वहाँ पर कुछ वोटर से बात करें। सर आप देखिए धूप में खड़ा है सब, हाँ। ये सब धूप में है और 1.5 घंटे से तब से धूप में ये लोग हैं यहाँ खड़े हैं। 2 घंटा 1.5 घंटा जो लगभग हो गया है। तो इस बार वो किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं दी गई है। देखिए इतनी तड़के की धूप में हाँ। 2-3 लोग तो यहाँ अभी कुछ देर पहले गिर भी गए थे, जिन्हें ले गया गया है, यहाँ बगल में पानी वानी पिलाया गया है। और ये देखिए ये युवा पीढ़ी है, ये देखिए तब से धूप में खड़े हैं, खिड़की का सहारा लिए हुए हैं सर। मजबूरियां हैं इनकी। देश का विकास इसलिए वोट देने आया, नहीं मन तो नहीं। ये कह रहे देश का विकास करना तो इसीलिए वोट देने हम आए थे। आप देखिए ये महिलाएं देखिए, बच्चे यहाँ है, अब देखिए जी बिल्कुल ठीक है। तो तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है, समय हो चला है, तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान हो चुका है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है, सभी 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बता दें कि 6 बजे के बाद में आज एग्जिट पोल भी आएंगे। बता दें कि देश न्यूज़ भी 6:30 बजे के बाद में अपना एग्जिट पोल जारी करेगा और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने भी अभी तक वोटिंग नहीं की है तो आप भी वोटिंग करिए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।